नमस्कार, चेक पोस्ट न्यूज पर आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। हरियाणा चुनाव काउंटडाउन शुरू हो चुका है, बहुत ज्यादा दिन नहीं बचे हैं। आप जानते हैं वोटिंग बहुत करीब है, लेकिन मैनिफेस्टो पर सबकी नजर रहने वाली थी। यूं तो हमने देखा जब आम चुनाव हुए तो जो मुद्दे रखे गए थे, माना जा रहा था कांग्रेस पार्टी उन्हीं मुद्दों के साथ हरियाणा में उतरेगी और बीजेपी भी। लेकिन पेंशन एक बहुत बड़ा मुद्दा होता है, तो क्या पेंशन से टेंशन बढ़ने वाली है कुछ राजनीतिक दलों की? पेंशन से सरकार बन जाएगी? हरियाणा वाले क्या सोच रहे हैं? मैनिफेस्टो सामने आ चुका है। प्रेम जी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार। प्रेम जी, कल कांग्रेस का मैनिफेस्टो आया था जिसकी बड़ी बातें थी, महिलाओं को शक्ति देने की बात होती है, हर महीने 2,000 रुपए, फिर 500 रुपए में गैस सिलेंडर की बात हो जाती है, युवाओं को सुरक्षित भविष्य की बात होती है। हमने अग्निवीर को लेकर भी देखा, और भर्ती विधान के तहत 2 लाख पक्की भर्तियां हो जाएंगी, नशा मुक्त हरियाणा हो जाएगा। और मैं सबसे ज्यादा पेंशन को लेकर जिक्र करूंगी, क्योंकि पेंशन बहुत बड़ा इशू रहता है, तो वहां पर भी कांग्रेस पार्टी ने बड़ा वायदा किया है कि पेंशन दी जाएगी। आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, चुनाव से ठीक पहले ये आता है चुनावी घोषणा पत्र। बीते कुछ चुनाव में चुनावी घोषणा पत्र ने थोड़ी अहमियत ज़रूर पाई है, और लेकिन सारे मुद्दे तो चुनाव में जनता के बीच पहुंच भी नहीं पाते हैं। लेकिन वो कौन सा पॉइंट होता है जो कि प्रतिस्पर्धी पार्टी के मुकाबले किसी पार्टी को चुनावी घोषणा के रूप में, बड़े चुनावी घोषणा के रूप में आगे बढ़ाता है, यह महत्वपूर्ण बात होती है। और सबसे जो नेगेटिव पॉइंट जाता है सरकार में जो है, सत्ता में जो है, उनकी घोषणाओं से अपने आप सरकार सवाल पूछती है जनता कि आपने बीते 5 साल में या 10 साल में इन घोषणाओं पर क्यों नहीं अमल किया। तो इसलिए घोषणा पत्र जब सरकार की ओर से आती, सत्ताधारी पार्टी की ओर से, तो उनको इस प्रश्न का जवाब मिलता है कि नहीं, इसी हिसाब से उनके संकल्प पत्र या घोषणा पत्र को जनता, वोटर अहमियत दे पाती है, देती है। और आप देखेंगे कांग्रेस और बीजेपी में, तो जैसे कांग्रेस ने 2,000 रुपए देने की घोषणा की अपने घोषणा पत्र में महिलाओं को हर महिला। महीने, तो बीजेपी ने उसमें 100 रुपए बढ़ा दिए, 2,100 रुपए कर दिए। तो कायदे से तो जनता को 2,100 के पीछे जाना चाहिए जिसने ज्यादा पैसा दिया। लेकिन ये जनता इसको मूल्यांकन करेगी कि कांग्रेस ने 2,000 बोला तो ये 2,100 बोल रहे हैं, तो बीते 10 साल में इन्होंने क्यों नहीं दिए 2,100? अगर अब दे रहे हैं, इसका मतलब 10 साल तक हमारा 2,100 रुपया पर मंथ इस सरकार ने हमसे छीना है, ये नारा बन जाएगा। ये अपोजिशन पर डिपेंड करता है कि उसको इस रूप में वो बताते हैं कि नहीं बताती है। तो आप देखिए, 12 महीने में 2,000 करके 24,000 होता है, तो एक साल में 10 साल में 2,40,000 हो जाता है। तो इतने रुपए तो हर आदमी से छीन लिए बीजेपी सरकार ने, अगर आपकी घोषणा सही है और ऐसा लगता है कि महिलाओं को इतना मिलना चाहिए। तो इस रूप में अगर ऐसे ही बाकी मुद्दों पर भी होता है कि आप कैसे रखते हैं। अब जैसे ये कह रहे हैं डायलिसिस फ्री कर देंगे, ये बीजेपी का घोषणा पत्र में है। लेकिन कांग्रेस का जो घोषणा पत्र है वो आयुष्मान योजना के तहत, जैसे राजस्थान का उनका एक था 25 लाख रुपए का इंश्योरेंस, तो वो उसको कांग्रेस हर जगह अपने घोषणा पत्र में लाती है। तो चूंकि राजस्थान में उन्होंने आजमाया हुआ था, इसलिए ये घोषणा ज्यादा प्रभावी हो सकती है। लेकिन इससे ज्यादा है जैसे रोजगार को लेकर आप क्या घोषणा कर रहे हैं, ये जनता के बीच जो मुद्दा है उस पर दोनों पार्टियों का क्या रुख है, ये इम्पोर्टेंट बात है। तो क्योंकि रोजगार को लेकर के बीजेपी की सरकार बहुत ही इसमें है, सुरक्षात्मक है, उनको कुछ वादा करते बन नहीं रहा है। तो कांग्रेस तो रोजगार का वादा कर रही है, और बीजेपी जो वादा कर भी रही है तो उस पर भरोसे का सवाल पैदा होता है कि बीजेपी के राज में एम्प्लॉयमेंट क्यों नहीं बढ़े। ऐसा क्यों है कि सफाई कर्मचारी के लिए आउटसोर्सिंग का पर कोई वैकेंसी निकलती है और उसमें 6,000 पीजी के स्टूडेंट एप्लीकेंट होते हैं, और
40,000 से ज्यादा ग्रेजुएट होते हैं और 1.25 लाख के करीब में इंटर पास एप्लीकेंट होते हैं और ओवरऑल करीब 4 लाख से थोड़ा कम आवेदन जाता है, जबकि नौकरी की संख्या 20 है कि 50 है कि 100 है ये भी क्लियर नहीं है। तो नौकरी 20-50 नौकरी के लिए 3.25 लाख आवेदन जाना, और वो भी पीजी, ग्रेजुएट और इंटर पास का जाना, जबकि वो नौकरी 10वीं पास तक के लिए है, स्वास्थ्य कर्मी की नौकरी है। ये भयावह स्थिति बताती है कि रोजगार बहुत बड़ा मुद्दा है। रोजगार अभी के हम जी, रोजगार के मुद्दे पर बीजेपी के घोषणा पत्र में हम जो 20 पॉइंट देख पा रहे हैं उसमें कोई दिखाई नहीं पड़ रहा है कि रोजगार पर क्या उन्होंने भरोसा दिया है। 2 लाख युवाओं को बिना पर्ची, बिना कुछ खर्ची, उन्होंने घोषणा की, बिना पर्ची बिना खर्ची एक नारा है इनका। खर्ची देने यानी एक तरह से बेरोजगारी भत्ता देने की बात कर रहे हैं, लेकिन 5 लाख युवाओं को रोजगार के अवसर देने की बात कर रहे हैं। और नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन योजना जो कि बजट में घोषणा की गई थी, उसके तहत मासिक स्टाइपेंड देने की बात कर रहे हैं। तो वो तो मासिक स्टाइपेंड ऐसे भी मिलना है, सेंट्रल योजना है, तो ये हरियाणा की घोषणा पत्र का हिस्सा कैसे हो सकता है? लेकिन बीजेपी ने बनाया है। 5 लाख युवाओं को आप रोजगार के अवसर देंगे, ये अच्छा है घोषणा, लेकिन आपको परखा जाएगा कि आपने अब तक कितने लाख लोगों को रोजगार के अवसर दिए। इसलिए रोजगार बड़ा मुद्दा है, उस पर भरोसा होने से ही कोई मुख्य घोषणा पत्र, वचन पत्र अपनी जगह वोटर के बीच बना पाएगा। जी ठीक, ये जो पॉइंट है बिना पर्ची बिना खर्ची, आपने सुना होगा कि नौकरियों को लेकर जो रेट तय किए जाते हैं, तो बीजेपी हमेशा अटैकिंग रही है कि हरियाणा में जब कांग्रेस की सरकार थी तो वो कुछ अमाउंट लिया करती थी और तब जॉब देती थी। तो ये कहते हैं कि हम बिना पर्ची यानी कि किसी का नाम बढ़ा देना, फेवरिज्म जो होता है, एंड बिना खर्चा, बिना कुछ खर्च किए जॉब देते हैं 36 बिरादरी को। ये इनका एक हरियाणा में एक स्लोगन है। एक जो पेंशन का मैं जिक्र कर रही थी सर, ताऊ देवीलाल जब थे और उन्होंने जब इसकी शुरुआत की थी, तो बुढ़ापा पेंशन को बड़ा तवज्जो दी जाती है वहां पे। तो मैं कांग्रेस के पॉइंटर देख रही थी सामाजिक सुरक्षा वाला, उसमें 6,000 रुपए बुढ़ापा पेंशन करने की बात है। फिर दिव्यांग पेंशन भी 6,000 रुपए है और विधवा पेंशन भी 6,000 रुपए। और ओपीएस, सर मैं चाहूंगी पेंशन के साथ साथ आप ओपीएस पर भी बात करें। जो ओल्ड पेंशन स्कीम है, इसने करिश्मा किया, हमने देखा हिमाचल में, और राजस्थान में भी इसका जिक्र हुआ था, और अब यहाँ पर भी बीजेपी के लिए मुश्किलें बढ़ा दी कांग्रेस ने। देखिए, ये बात कही जाती है कि ओपीएस ने करिश्मा किया हिमाचल प्रदेश में, लेकिन ओपीएस ने दूसरे प्रदेशों में क्यों नहीं किया करिश्मा कांग्रेस के लिए? तो हिमाचल प्रदेश में इसी कारण से जीती है, यह बात नहीं मानी जा सकती। बहुत नैरो मार्जिन से जीत हुई थी, और वो ओपीएस से हुई थी, ये कैसे कह सकते हैं? लेकिन फिर भी ओल्ड पेंशन स्कीम को लेके कांग्रेस ने एक नया रुख जो अपनाया कि हम इसका समर्थन करेंगे, ये रुख हरियाणा में सरकारी कर्मचारियों को कांग्रेस के प्रति गोलबंद कर सकता है, उसमें यह सामर्थ्य है। और इसके अलावा सेना को भी जो ओआरओपी का मसला उठता है, उसका भी फायदा बीजेपी को बहुत मिला था, लेकिन अब सेना के कर्मचारी निराश हुए, सैन्य कर्मी निराश हुए। इसके बाद अग्निवीर योजना आई, उससे भी युवा जो भविष्य के सैनिक हो सकते थे उनमें निराशा हुई। और साथ में अब ये ओल्ड पेंशन स्कीम, तो कर्मचारी वर्ग और सरकारी नौकरी खोजने वाला वर्ग जो है, या सेना में जाने वाला वर्ग जो है, आकांक्षी वर्ग है इन नौकरियों का, वो लोग निराश हैं। तो ऐसे में ओल्ड पेंशन स्कीम सबके लिए एक आवश्यक चीज है। ओल्ड पेंशन, बुजुर्ग हो रहे हैं, सहारा छिन रहा है, वृद्धाश्रम बढ़ रहे हैं, बुजुर्ग लाचार हो रहे हैं। तो ये स्थितियों में लोग, हर किसी को 50-60 की उम्र आते आते अपने वृद्धावस्था का ख्याल आने लगता है, और इससे ऊपर की जो आबादी है उसको ये एक जरूरी पेंशन चाहिए। तो यही जरूरत जो है राजनीतिक दलों को उनकी ओर खींच रही है। लेकिन अक्सर ये सवाल आ जाता है कि हम बिठा के पैसे क्यों देंगे, सरकार के पास लोक कल्याण के लिए पैसे नहीं है। सरकार खर्च, अभी भी हिमाचल प्रदेश का उदाहरण राजनीति में इसी रूप में दिया जा रहा है कि देखो वो लागू कर रहे थे ओपीएस,
तो आज कर्जे में, आज इस हाल में आ गए कि अपनी को सैलरी नहीं दे पा रहे हैं। लेकिन सच तो यह है कि मध्य प्रदेश में हर महीने कर्ज लिया जा रहा है, सरकार कर्ज ले रही है। अगर उस तरीके से हर हिमाचल सरकार भी कर्ज ले तो कर्ज लेके घी पीने का बहुत सही अंदाज रहेगा, कोई किसी को दिक्कत नहीं होगी, सबको सैलरी मिलेंगे। तो सवाल है कि कर्ज के जाल में देश भी फंस रहा है, प्रदेश भी फंस रहा है। उसको देखते हुए जो मुमकिन है, जो वादा वो कौन पार्टी कर रही है, जनता इसको परखेगी। जी। अब मैं आगे बढ़ती हूँ। कांग्रेस के मैनिफेस्टो में 300 यूनिट फ्री बिजली, 25 लाख तक मुफ्त इलाज, जिसका आपने शुरू में जिक्र कर दिया, और गरीबों को छत का भी जिक्र कर रहे हैं वो। किसानों का मुद्दा है सर, एमएसपी की कानूनी गारंटी, ये नेशनल इशू रहा आपने देखा। और तत्काल फसल मुआवजा, मुआवजे के नाम पर तो 2-2 रुपए के, 5-5 रुपए के चेक हरियाणा में लंबे समय से कुख्यात रहे हैं। और सर्वे का भी जिक्र हो रहा है, पिछड़ों को अधिकार, क्रीमी लेयर की सीमा 10 लाख रुपए तक। इसका एनालिसिस कीजिएगा। पूरे नेशनल पिच पे कांग्रेस खेलती हुई नजर आ रही है स्टेट में। देखिए, मुद्दों को लेकर के किसानों का एजिटेशन रहा, तो किसानों का मुद्दा जरूर महत्वपूर्ण है कि उनको क्या मिलने वाला है। बीजेपी का दावा है कि एमएसपी पहले कुछ फसलों पर मिलती थी और अब जो है हम 24-25 फसलों पर दे रहे हैं, इसलिए हमने एमएसपी बढ़ाई है। बीजेपी दरअसल एमएसपी के डिबेट को ही डिरेल करना चाहती है। वो किसानों की मांग है कि हमें एमएसपी की वैधानिक गारंटी करो। आपका एमएसपी तय कर देने से और आपका कुछ अनाज ले लेने से नहीं होगा। हमसे प्राइवेट सेक्टर भी जो अनाज खरीदेगा वो एमएसपी से कम पर नहीं खरीदे, इसकी गारंटी करो। मूल सवाल यहाँ है। तो आप गारंटी नहीं करते हैं, आप कुछ अनाज ले लेते हैं और बाकी अनाज प्राइवेट सेक्टर जो है किसानों को परिस्थितिवश मजबूर करके सस्ते में खरीद लेता है। तो ये समस्या है। तो कांग्रेस इस समस्या को एड्रेस कर रही है, इसलिए एमएसपी के मुद्दे पर बीजेपी को बढ़त मिलने वाली नहीं है, ये साफ लगता है। दूसरी बात है, जो दूसरा आपने एक प्रश्न किया था, मैं भूल गया, अगर आप दोहरा सके। जातिगत सर्वे सर, क्रीमी लेयर, और हम सर्वे तो देख रहे हैं, बड़ा इशू है क्योंकि अब बिहार भी दूर नहीं है ज्यादा। हाँ हाँ, 10 लाख का क्रीमी लेयर का लिमिट जो है कांग्रेस ने तय किया है कि हम आएंगे तो इसको बनाएंगे। तो इसका मतलब यह होगा कि 10 लाख का जिसको साल में इनकम है, यानी 12 से भाग दे दीजिए तो 12 8 96, 8 लाख से कुछ ज्यादा, 8.5 लाख तक का पर मंथली इनकम है। शायद जोड़ने में से 85,000 के लगभग में मंथली इनकम है, जो 10 लाख सालाना पड़ेगा। तो वो इसमें क्रीमी लेयर में नहीं आएगा, उससे ऊपर वाले ही क्रीमी लेयर में आएंगे। तो ये राष्ट्रीय स्तर पर इसकी डिमांड होती रही है कि इस तरीके से क्रीमी लेयर को डिफाइन कीजिए। तो हाँ, इसी से जुड़ा बड़ा सवाल भी आता है कि तब इनकम टैक्स के स्लैब को भी इसके अकॉर्डिंग करना चाहिए। अगर 85,000 रुपया पर मंथ कमाने वाला व्यक्ति क्रीमी लेयर में नहीं है तो इतना तक तो इनकम टैक्स भी नहीं लगना चाहिए। ये सवाल साथ साथ उठते हैं। जी। ये आपने अच्छी बात की। फिर उसको टैक्स से भी थोड़ी राहत हो तो वो इकोनॉमिकल, जब हम कहते हैं इकोनॉमिक्स में थोड़ा सा लिक्विड फ्लो होगा, पैसे लोग खर्च करेंगे, बिकॉज वो बचाने की कोशिश भी होती है बहुत ज्यादा। आपने अच्छा एनालिसिस किया। अब सर एक स्पोर्ट्स की बात हुई और मैं ये पॉइंट पढ़ रही थी, हर जिले में ओलंपिक खेलों की नर्सरी बनाएंगे, लेकिन ओलंपियंस के साथ क्या किया है वो तो हमने देखा है। अब विनेश का मैटर तो छुपने वाला नहीं है ना सर, वो तो बड़ी मुश्किल खड़ी करेगा। क्या लगता है आपको? बल्कि मैं तो कहता हूं कि ओलंपियन वर्ड और खेल वर्ड से बीजेपी दूरी बना के रखती तो उनको ज्यादा फायदा होता। इस पिच पर आके वो जितना बोलेंगे, जितना भरोसा देंगे, उतना ही वो बाउंस बैक करेगा और उनको नुकसान पहुंचाएगा। क्योंकि प्रदेश की महिलाएं नाराज हैं, खिलाड़ी नाराज हैं और पुरुष भी जो महिलाओं से हमदर्दी रखते हैं वो नाराज हैं कि उनके साथ में बीजेपी की सरकारों ने न्याय नहीं किया है। तो ऐसे में उनके भरोसे पर एतबार ही नहीं होता, भरोसे पे भरोसा ही नहीं होता कि हम कैसे बीजेपी जो खेल को बढ़ावा देने को लेकर के भरोसा दे रही है उस पर भरोसा किया जाए। तो मुझे लगता है कि ऐसे वादों से बीजेपी को कोई फायदा नहीं होने वाला है। एक पॉइंट और सर जो मोटा मोटा मुझे समझ में आ रहा है, क्योंकि बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र को बड़ा मुझे लगता है कि टेम्पररी सा बना दिया। एक तो मैं देख के हैरान हूं कि इस पे खट्टर साहब की फोटो नहीं है,
10 साल तक तो, 9.5 साल तो उन्होंने ही राज किया, और जिस एरोगेंस और जिस एटीट्यूड के साथ किया, जैसे कि पहले कोई अनोखे मुख्यमंत्री हो हरियाणा के, अब तस्वीर में भी नजर नहीं आते किसी पोस्टर पर। क्या बीजेपी डरती है उनका चेहरा इस्तेमाल करने से, और सैनी बलि का बकरा है? देखिए, जबकि मुख्यमंत्री नहीं है मनोहर लाल खट्टर, तो जब हटे थे पद से तभी तय हो गया था कि उनका पोस्टर में ना फोटो नहीं होगा। अगर उनका पोस्टर में फोटो लगाना होता तो उनको मुख्यमंत्री पद से हटाया ही क्यों जाता। इसका मतलब ये साफ है कि ये कोई बहुत लॉजिकल बात नहीं दिखता है कि मनोहर लाल खट्टर के फोटो हो, क्योंकि अब सीएम नहीं है, और सीएम है जो वो नायब सिंह सैनी है, इसलिए तस्वीर लगे तो नायब सिंह सैनी की लगे, नरेंद्र मोदी की लगे। प्रश्न बड़ा ये है कि नरेंद्र मोदी जी का फोटो वोट मांगने में पोस्टरों में इस्तेमाल हो रहा है कि नहीं, क्योंकि आमतौर पर कहा यही जाता है कि सरकार बीजेपी की बनेगी, वोट आप नरेंद्र मोदी को कीजिए, ये आपका वोट नरेंद्र मोदी को वोट पड़ेगा, इस रूप में कहा जाता रहा है। क्या वो बात अब दमखम से बीजेपी बोलने की स्थिति में है? और अगर नहीं है तो यही बदलाव आया है पिछले चुनाव और इस चुनाव में। अच्छा, सिलेंडर आपने देखा होगा 500 रुपए जब कांग्रेस ने अनाउंस किया मैनिफेस्टो। अच्छा, मैनिफेस्टो है बड़ा रोचक सर। तो बीजेपी कहती है कि हम भी 500 में देंगे। अब हम जो बाकी स्टेट के लोग हैं उन्होंने क्या अपराध किया, उनको तो नहीं मिल रहा 500 रुपए में, हरियाणा वालों पे इतनी मेहरबानी क्यों? ये प्रश्न कांग्रेस से भी किए जाते हैं कि हाँ। आप एक स्टेट में तो 500 रुपए में सिलेंडर देते हैं, तो दूसरे ही अपने ही शासित राज्य में क्यों नहीं देते हैं। तो वो उनसे भी सवाल था, जैसे छत्तीसगढ़ में भी सवाल उठा था, राजस्थान में वादा किया गया तो अब तक क्यों नहीं कर रहे थे, ये सवाल उठा, हालांकि राजस्थान में चुनाव आते आते तक देने लगे थे। तो ये सवाल बीजेपी से भी उठता है कि आप इस प्रदेश में लगा रहे हैं 500 रुपए का सिलेंडर, तो देश के बाकी प्रदेशों में क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या वहां चुनाव नहीं है इसलिए? चुनाव आने का इंतजार कर रहे हैं, और तब तक जो जनता से को नहीं दे रहे हैं वो तो जनता का पैसा पॉकेटमारी करना माना जाएगा। और अब भी 10 साल में जो आपने सिलेंडर 500 रुपए में नहीं दिया, तो 1200 रुपए में सिलेंडर दिया, तो 700 रुपये प्रति परिवार आपने महीने में कम से कम 2 बार या 3 महीने में 2 बार कम से कम तो हुआ ही, आपने उनसे वसूली की है। तो ये उल्टा पड़ता है, ये बैकफायर करेगा इस तरह से 500 रुपए बोलना। ऑपोजिशन के लिए उल्टा नहीं पड़ेगा किसी भी स्टेट में, क्योंकि उनको मौका नहीं था उसको लागू करने का, ये बहाना होता है। तो अब मौका मिलेगा तो वो उसको लागू करेंगे। जी, तो मैं बस एक लाइन में कंक्लूजन सर, मैनिफेस्टो के मामले में भी इस पर छाप दिल्ली की नजर आ रही है, स्पेशली राहुल गांधी जिन इश्यूज को लेकर और जिस क्लास से वो मिलते रहे हैं, तो वो नजर आ रहा है मैनिफेस्टो में। किसान है, नौजवान है, गृहिणी है, लड़कियां हैं, सुरक्षा है, और हमने देख रहे हैं कि एक हेल्थ का टॉपिक भी छेड़ा गया है। तो मैनिफेस्टो में कम से कम मान के चले कांग्रेस ने बुढ़ापा पेंशन भी स्पेशली बीजेपी को पटखनी दे दी है, बाजी मार ली है। देखिए, मैं फिर से दोहराता हूं कि मैनिफेस्टो पर चुनाव नहीं लड़ा जाएगा। मैनिफेस्टो से कोई एक क्रक्स जो निकलता है, वो क्रक्स कौन निकाल पाता है, किस पार्टी, उसी पर चुनाव लड़ा जाए। राहुल गांधी ने लंबे समय से देश भर में यात्राएं करके मोटे तौर पर चुनाव का एजेंडा सेट कर दिया है, राष्ट्रीय स्तर पर और कुछ मूलभूत बातें, और इसके अलावा लोकल स्तर पर पहले से सेट है, किसान, महिला, रोजगार, ये 3 बातें कांग्रेस की ओर से सेट हैं ऑलरेडी, वो घोषणा पत्र में लिखें या ना लिखें। इसके अलावा बीजेपी की तरफ से इन बातों का काउंटर करना घोषणा पत्र में होना चाहिए था, जो दिखता नहीं है। इसके अलावा कुछ नई ऐसी बातें होनी चाहिए जिनसे ये सवाल ना उठे कि अब तक आपने क्यों नहीं लागू किया। वो कहते हैं कि हमने इतने लोगों को रोजगार दिया, अब इसकी गति बढ़ा करके इतना करेंगे, तब बात तो समझ में आती। आप इस बात का जिक्र ही नहीं कर रहे हैं कि कितने लोगों को रोजगार दिया, तो जनता कैसे विश्वास करे कि आप 5 लाख लोगों को रोजगार देने वाले हैं। तो ये बीजेपी के साथ में सत्ताधारी दल होने के नाते भी उनकी ये असुविधा है। और इसके अलावा जो बीजेपी की दूसरे प्रदेशों में और राष्ट्रीय स्तर पर भी जो योजनाएं रही हैं, उसके तुलना में भी कोई बढ़त कांग्रेस पर इस बार हरियाणा में दिखाई नहीं देती है। जी,
अच्छा, पेंशन को लेके मुझे बहुत कुछ स्पष्ट नजर नहीं आया सर। बस बीजेपी को लेकर मैं स्पेशली बोलूंगी, जिसमें कहते हैं डीए और पेंशनों को जोड़ने वाले साइंटिफिक फॉर्मूले के आधार पर सभी सामाजिक मासिक पेंशनों में वृद्धि होगी। 16वें नंबर का पॉइंट है। ये साइंटिफिक फॉर्मूला क्या होता है सर? मतलब जनता भी देखिए फिर साइंटिफिक साइंटिफिक, तरीके से इलाज करेगी? आजकल तो धार्मिक लोग भी साइंटिफिक शब्द का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं अपनी अंधी बातें मनवाने के लिए, कि आंख मूंद के बात करो, साइंटिफिक है हमारा ये कहना, हमारी पूजा पद्धति साइंटिफिक है, हमारा मंत्र साइंटिफिक है। वैसे ही चुनावी घोषणा पत्र भी अब साइंटिफिक हो रहा है। साइंटिफिक है तो बताइए ना कैसे साइंटिफिक है। केवल इन शब्दों के इस्तेमाल करने से साइंटिफिक नहीं हो जाता है। तो अगर अच्छा होता कि वो बताते कि साइंटिफिक है और उस हिसाब से हम पेंशन को रैशनलाइज कर रहे हैं, सबको दे रहे हैं, जाति धर्म से ऊपर उठ कर दे रहे हैं, और ये पक्का हमारा वर्कआउट किया हुआ फार्मूला है। तो वैसा वर्कआउट किया हुआ फार्मूला आप दे ही नहीं पा रहे हैं, तो भविष्य में हम आपसे क्या उम्मीद करें? 10 साल में न दे पाए, आज चुनाव घोषणा पत्र में न दे पा रहे हैं, तो आगे जनता कैसे उम्मीद करे कि आप कोई साइंटिफिक रूप से पेंशन योजना लेकर आने वाले हैं? तो हमें लगता है कि ये भी जुमला ही साबित होगा। प्रेम जी, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े और बड़ा दिलचस्प रहा ये चर्चा। स्पेशली आपने एक बात स्पष्ट की कि मैनिफेस्टो से बहुत ज्यादा चीजें तय नहीं होती, लेकिन हाँ, जनता के बीच में डिस्कशन जरूर होता है इस पर। और स्पेशली हम पेंशन और किसान और अग्निवीर और स्पोर्ट्स को लेकर जब बात करते हैं हरियाणा के कॉन्टेक्स्ट में, अब देखते हैं जनता इसे किस तरह से लेती है। बहुत शुक्रिया सर, आप हमारे साथ जुड़े। उम्मीद करते हैं दर्शकों को ये चर्चा बहुत पसंद आई होगी। आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चेक पोस्ट न्यूज को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नमस्कार।